हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 40 जेई 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज का। और आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यह है डिस्क्लेमर। तो हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सेकेंड ग्रुप रेडिकल्स Pb2+ और Cu2+। और हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे थर्ड ग्रुप रेडिकल्स के लिए, जैसे Fe3+ और Al3+। और हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे और फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स के लिए, जैसे Zn2+ और Ni2+। और हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे फिफ्थ ग्रुप रेडिकल्स के लिए, जैसे Ba2+, Ca2+ और Sr2+। उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे सिक्स ग्रुप रेडिकल्स के लिए, जैसे Mg2+, मैग्नीशियम आयन के लिए। और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के डिटेक्शन के बारे में सीखेंगे। और लास्ट में हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के मेथड को भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट सेकेंड ग्रुप के लिए, सेकेंड ग्रुप रेडिकल्स के लिए, जैसे Pb2+ और Cu2+। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को एक सॉल्यूशन से पास किया जाता है जिसमें ग्रुप 2 कैटायंस हैं, तो ये कैटायंस रिएक्ट करके इनसॉल्युबल सल्फाइड प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ Cu2+ और Pb2+ आयंस के आइडेंटिफिकेशन मेथड्स दिए गए हैं। तो Cu2+ डाइल्यूट HNO3 और एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH के साथ रिएक्ट करके एक डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 2+ के फॉर्मेशन की वजह से होता है। जबकि हम अगर बात करें पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, तो ये Cu2FeCN6 का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। दूसरी तरफ हम Pb2+ की बात करें तो Pb2+ अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट PbSO4 का एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और पोटेशियम क्रोमेट के साथ ये लेड क्रोमेट PbCrO4 का एक येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये रिएक्शंस क्वालिटेटिव एनालिसिस में इन कैटायंस को उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट्स और कलर चेंज करने के बेसिस पर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती हैं। तो जब हम सेकेंड ग्रुप कैटायंस के साथ डील करते हैं, तब हॉट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को धीरे धीरे पास करने से ज्यादा ग्रैनुलर और फिल्ट्रेबल प्रेसिपिटेट्स बनाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हायर टेम्परेचर्स मेटल सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे एक्सेस H2S एस्केप हो जाती है और बड़े डिस्टिंक्ट क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो इससे प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करना और प्योरीफाई करना इजी हो जाता है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस जो इन्वॉल्व्ड हैं Cu2+ और Pb2+ आयंस के कंफर्मेशन में। तो देखते हैं वो रिएक्शंस जो हेल्प करती हैं इन आयंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर आयंस की आइडेंटिफिकेशन में जो रिएक्शंस शामिल होती हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन कॉपर सल्फाइड CuS और नाइट्रिक एसिड HNO3
के बीच की रिएक्शन दिखाता है। तो इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है, जो एक सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट होता है, और कॉपर कॉपर नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वाटर भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखो क्या है। 3CuS plus 8HNO3 gives 3CuNO3 whole twice plus 2NO plus 4H2O plus 3S। फिर कॉपर 2 नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के ब्लू प्रेसिपिटेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए। तो जब कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो एक ब्लू सॉलिड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में रहता है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां केटायंस और एनायंस पार्टनर्स स्विच करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन देखो। CuNO3 whole twice plus 2NH4OH gives CuOH whole twice plus 2NH4NO3। जब कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये टेट्रा अमीन कॉपर 2 नाइट्रेट का एक गहरे नीले कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, पानी के साथ। तो ये रिएक्शन दिखाता है कि कैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनिया में डिसॉल्व होकर एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड के एम्फोटेरिक नेचर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो रिएक्शन क्या है। CuOH whole twice plus 2NH4NO3 plus 2NH4OH gives CuNH3 whole 4 NO3 whole twice plus 4H2O। ठीक है, अब जब कॉपर 2 नाइट्रेट पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्यूप्रिक फेरोसाइनेट का एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। ये रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां कॉपर आयंस फेरोसाइनाइड आयंस के साथ कंबाइन करते हैं, जबकि पोटेशियम और नाइट्रेट आयंस सॉल्यूशन में पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में रहते हैं। तो प्रेसिपिटेट ये इंडिकेट करता है कि एक नया कंपाउंड बन गया है। तो रिएक्शन क्या है। 2CuNO3 whole twice plus K4FeCN whole 6 जो है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इट गिव्स Cu2FeCN whole 6 जो है हमारा क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, जो कि रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, प्लस 4KNO3। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमने देखी Cu2+ के लिए, कॉपर आयंस के लिए। अब हम रिएक्शंस देखते हैं लेड के लिए। तो ये रिएक्शन लेड सल्फाइड PbS और नाइट्रिक एसिड HNO3 के बीच की रिएक्शन दिखाती है, जहां ब्लैक PbS रिएक्ट करके लेड नाइट्रेट PbNO3 whole twice नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वाटर और सल्फर बनाता है। तो इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जो H2 को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है, जबकि खुद NO में रिड्यूस हो जाता है। तो सल्फर सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट होता है और NO गैस इवॉल्व होती है। तो रिएक्शन क्या है। 3PbS plus 8HNO3 gives 3PbNO3 whole twice plus 2NO plus 4H2O plus 3S। अब ये रिएक्शन देखते हैं। तो ये रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां लेड नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्ट करके इनसॉल्युबल लेड क्रोमेट बनाते हैं, जिसके येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और दूसरा प्रोडक्ट सॉल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है।
तो रिएक्शन क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस K2CrO4 गिव्स PbCrO4 प्लस 2KNO3। अब हम बात करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर थर्ड ग्रुप रेडिकल्स। तो अब थर्ड ग्रुप रेडिकल्स जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम आयंस के कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से प्रेसिपिटेट होते हैं। तो दोनों Fe3+ और Al3+ हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जब प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप 3 रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब Fe3+ और Al3+ आयंस का टेस्ट करते हैं तो Fe3+ FeOH होल थ्राइस का एक रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है जो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि Al3+ AlOH होल थ्राइस का एक वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट बनाता है जो NaOH में सॉल्युबल होता है। तो Fe3+ K4FeCN होल 6 के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है और KSCN के साथ ब्लड रेड कलर देता है। और Al3+ के लिए लेक टेस्ट में प्रेसिपिटेट को NaOH में डिसॉल्व करते हैं और फिर HCl और ब्लू लिथमस ऐड करते हैं और उसके बाद NH4OH ऐड करने से ब्लू लेक बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा लेक टेस्ट। और Al3+ चारकोल कैविटी टेस्ट में कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ ब्लू मास बनाता है। ठीक है, तो अब हम केमिकल इक्वेशंस देखेंगे जो आयरन 3 और एल्यूमिनियम 3 आयंस के कंफर्मेशन में सिग्निफिकेंट है। तो ये इक्वेशंस इन आयंस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है ऑब्जर्वेबल रिएक्शंस के थ्रू, जिसमें टिपिकली कलर चेंजेस या प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व होता है। तो ये इक्वेशंस सॉल्यूशन में इन मेटल आयंस के बिहेवियर और वेरियस रिएजेंट्स के साथ उनके रिएक्शंस को समझने में हेल्प करती हैं। तो हम देखते हैं Fe3+ की रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन दिखाती है कि आयरन 3 हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है आयरन 3 क्लोराइड और वाटर बनाने के लिए, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जहां एक बेस FeOH होल थ्राइस एक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है एक सॉल्ट FeCl3 और वाटर बनाने के लिए। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहां रिएक्टेंट्स के कैटायंस और एनायंस अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। तो रिएक्शन देखो, FeOH होल थ्राइस प्लस 3HCl गिव्स FeCl3 प्लस 3H2O। और जब आयरन 3 क्लोराइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक गहरा नीला प्रेसिपिटेट बनाता है जिसे प्रूशियन ब्लू कहते हैं। तो ये रिएक्शन एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, जहां Fe3+ आयंस FeCl3 से और FeCN6 4- आयंस के FeCN6 के साथ रिएक्ट करते हैं एक इनसॉल्युबल कंपाउंड Fe4 FeCN6 3 बनाने के लिए, जो कि प्रूशियन ब्लू है। तो वाइडली ये कंपाउंड जो है ये वाइडली यूज होता है इंक में और एक पिगमेंट के रूप में, और ये रिएक्शन अक्सर यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में Fe3+ आयंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो रिएक्शन क्या है, 4 FeCl3 प्लस 3K4 FeCN होल 6 गिव्स Fe4 FeCN होल 6 3 प्लस 12 KCl। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट। तो अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक्सेस में ऐड किया जाता है तो FeCN होल 6
कंपोजिशन का एक प्रोडक्ट बनता है। ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की टेंडेंसी रखता है और फिल्टर नहीं किया जा सकता। तो रिएक्शन देखो, FeCl3 प्लस K4 FeCN6 gives KFe FeCN6 प्लस 3KCl। और ये क्या है? सॉल्युबल प्रूशियन ब्लू। ठीक है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये रिएक्शन आयरन 3 आयंस को थायोसाइनेट आयंस के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाई गई है, जिससे FeSCN2 प्लस का ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो रिएक्शन क्या है? Fe3 प्लस प्लस SCN माइनस गिव्स FeSCN2 प्लस। ठीक है, जो कि क्या है? ब्लड रेड कलर। तो अब हम Al3 प्लस आयंस के लिए रिएक्शंस देखते हैं। तो जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, जो एक जेलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट है, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 बनाता है। तो ये रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के एम्फोटेरिक नेचर को दिखाती है, क्योंकि ये एक एसिड की तरह एक्ट करता है और NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो रिएक्शन क्या है? AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स NaAlO2 प्लस 2H2O। तो ये रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को दिखाती है, जिससे सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनता है। तो जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं एक सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। तो इस केस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। तो रिएक्शन क्या है? AlOH होल थ्राइस प्लस 3HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3H2O। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम आयंस वाले एक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाने के लिए रिएक्ट करता है। ये प्रेसिपिटेट लिटमस के ब्लू कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहता है और एक ब्लू लेक बनाता है। तो AlOH होल थ्राइस लिटमस के ब्लू कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब करता है लेक नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो इसे कलरलेस सॉल्यूशन में फ्लोट कराता हुआ एक ब्लू मास मिलता है। ठीक है, अब हम फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये अमोनिकल मीडियम में सल्फाइड्स के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप 4 रेडिकल्स को। तो यहां पे देखो, तो Zn2 प्लस और Ni2 प्लस आयंस का टेस्ट करते हैं अलग अलग रिएजेंट्स का यूज करके। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में Zn2 प्लस ग्रीन मास देता है और Zn2 प्लस H2S के साथ डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट ZnS बनाता है, जो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है और इस सॉल्यूशन को NaOH के साथ ट्रीट करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो Ni2 प्लस दूसरी तरफ H2S के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट NiS बनाता है, जो एक्वा रीजिया में डिसॉल्व हो जाता है। तो Ni2 प्लस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम और एक्सेस NH4OH के साथ रिएक्ट करने पे स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट देता है।
तो देखो, ग्रुप 4 के केटायंस सल्फाइड्स के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं H2S गैस का यूज करके। तो इसे करते समय एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो लेनी चाहिए वो ये है कि H2O को कॉन्टिन्यूअसली पास नहीं करना चाहिए, नहीं तो NiS कोलाइडल बन जाता है और प्रॉपरली फिल्टर नहीं होता। तो अब हम कुछ केमिकल इक्वेशंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब कंफर्मेशन करते हैं Zn2+ और Ni2+ आयंस का। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करते हैं जिंक आयंस की। तो जिंक सल्फाइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्युबल है और ये जिंक क्लोराइड और H2S गैस बनाता है। तो ZnS plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2S। तो बनने वाला जिंक क्लोराइड जिंक हाइड्रोक्साइड देता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिमिटेड अमाउंट में मिलाया जाता है। तो इस स्टेप में जिंक हाइड्रोक्साइड का एक वाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। तो रिएक्शन क्या है? ZnCl2 plus 2NaOH gives ZnOH whole twice plus 2NaCl। अब जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है तो ये एक्सिस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है सोडियम जिंकेट बनाते हुए। तो रिएक्शन क्या है? ZnOH whole twice plus 2NaOH gives Na2ZnO2 जो हमारा सोडियम जिंकेट है और साथ में 2H2O। तो जिंक आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट फेरोसाइनाइड आयन का यूज करके किया जाता है। तो जिंक आयंस पोटेशियम या सोडियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करके जिंक फेरोसाइनाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना दिए गए सॉल्यूशन में जिंक आयन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? 2Zn2 plus FeCN6 4- gives Zn2 FeCN whole 6 जो है हमारा जिंक फेरोसाइनाइड जो कि देता है व्हाइट PP। अब हम बात करते हैं Ni2+ आयंस के लिए। तो यहाँ पे देखो, निकल सल्फाइड काले रंग का होता है और डाइल्यूट एसिड्स में इनसॉल्युबल होता है। इसीलिए इससे आगे के टेस्ट के लिए एक्वा रीजिया में डिसॉल्व किया जाता है। एक्वा रीजिया क्या है? एक्वा रीजिया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मिक्सचर है। तो निकल सल्फाइड इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होता है। तो इस रिएक्शन में ब्लैक निकल सल्फाइड डिसॉल्व होकर निकल क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाता है जिसमें सल्फर अलग हो जाता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन में नाइट्रेट आयंस NO3- एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं जो NiS में सल्फर को एलिमेंटल सल्फर में ऑक्सीडाइज करते हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड NO में रिड्यूस हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड आयंस प्रोवाइड करते हैं जो Ni2+ आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन क्या है? NiS plus 6HCl plus 2HNO3 जो हमारा एक्वा रीजिया है, इट गिव्स 3NiCl2 plus 3S plus 2NO plus 4H2O। अब यहाँ पे देखो कि Ni2+ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम टेस्ट है। ठीक है, तो जब निकल आयन सॉल्यूशन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के साथ ट्रीट किया जाता है तो निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट का एक स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। इस रेड प्रेसिपिटेट का अपीयरेंस दिए गए सॉल्ट सॉल्यूशन में निकल आयन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन आपको दी गई है कि जब आप Ni2+ plus 2DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम plus 2NH4OH तो ये क्या देता है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक है, जो कि स्कारलेट रेड PPT देता है प्लस NH4Cl plus 2 plus H2O।
तो अब हम आगे फिफ्थ ग्रुप रेडिकल्स पर बढ़ते हैं। तो फिफ्थ ग्रुप केटायंस यानी बेरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+ और स्ट्रोंशियम आयंस को अमोनियम क्लोराइड, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट को ओरिजिनल सॉल्यूशन में ऐड करके प्रेसिपिटेट किया जाता है और उन्हें उनके कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट किया जाता है और ये प्रेसिपिटेट एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप 5 रेडिकल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जब बेरियम Ba2+ और कैल्शियम Ca2+ आयंस का टेस्ट करते हैं तो दोनों व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं और उन्हें उनके कार्बोनेट्स के रूप में प्रेसिपिटेट किया जाता है। तो बेरियम पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 के साथ रिएक्ट करता है बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, जबकि कैल्शियम अमोनियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। इसके अलावा बेरियम फ्लेम टेस्ट में फ्लेम को ग्रीन कलर देता है, जबकि कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, जो दोनों आयंस के बीच डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस जो बेरियम और कैल्शियम आयंस के कंफर्मेशन में सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं Ba2+ के लिए। तो जब बेरियम क्लोराइड अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम कार्बोनेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इंडिकेट करता है, जिसमें कैटायंस और एनायंस अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड से बेरियम आयंस Ba2+ अमोनियम कार्बोनेट से कार्बोनेट आयंस CO3 के साथ कंबाइन करके इनसॉल्युबल बेरियम कार्बोनेट BaCO3 बनाते हैं, जो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल हो जाता है, जबकि अमोनियम आयंस NH4+ और क्लोराइड आयंस Cl- सॉल्यूशन में सॉल्युबल अमोनियम क्लोराइड के रूप में रहते हैं। तो रिएक्शन क्या है? BaCl2 plus NH4 whole twice CO3 gives BaCO3 plus 2NH4Cl। तो ये रिएक्शन दिखाती है कि बेरियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम एसीटेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो सिंपल शब्दों में बेरियम कार्बोनेट से कार्बोनेट आयंस CO3 और एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आयंस H+ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाते हैं, ठीक है, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डीकंपोज हो जाता है। तो बेरियम एसीटेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है, इसीलिए ये सॉल्यूशन में रहता है। तो रिएक्शन क्या है? BaCO3 plus 2CH3COOH gives CH3COO whole twice Ba plus H2O plus CO2। तो जब बेरियम इथोनेट या बेरियम एसीटेट पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, जो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इंडिकेट करता है, जहां बेरियम इथोनेट से बेरियम आयंस पोटेशियम क्रोमेट से क्रोमेट आयंस के साथ कंबाइन होकर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बेरियम क्रोमेट BaCrO4 बनाते हैं, जबकि पोटेशियम आयंस और इथोनेट आयंस सॉल्यूशन में पोटेशियम इथोनेट के रूप में रहते हैं। तो रिएक्शन क्या है? CH3COO whole twice Ba plus K2CrO4 gives BaCrO4 plus 2CH3COOK। तो यहाँ पे देखो क्या है कि BaCl2 वॉलेटाइल है और फ्लेम टेस्ट में फ्लेम को एप्पल ग्रीन कलर देता है। अब हम Ca2+ कैल्शियम आयंस के लिए रिएक्शन देखते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है,
जो कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आम उदाहरण है। तो कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम आयन अमोनियम कार्बोनेट से कार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होकर अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जबकि अमोनियम और क्लोराइड आयंस घुलनशील अमोनियम क्लोराइड के रूप में सॉल्यूशन में रहते हैं। तो ये रिएक्शन अक्सर लैबोरेटरीज में कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करने के लिए की जाती है, जिसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कंस्ट्रक्शन और फार्मास्यूटिकल जैसे इंडस्ट्रीज में है। रिएक्शन क्या है? CaCl2 plus NH4 whole twice CO3 gives CaCO3 plus 2NH4Cl। तो ये रिएक्शन दिखाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम एसिटेट CH3COO whole twice Ca पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो रिएक्शन क्या है? CaCO3 plus 2 CH3COOH gives CH3COO whole twice Ca plus H2O plus CO2। और कैल्शियम इथोनेट अमोनियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्सलेट बनाने के लिए, जो एक वाइट प्रेसिपिटेट है, और अमोनियम इथोनेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए ये एक सॉलिड बनाता है, जबकि अमोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन में रहता है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां केटायंस और एनायंस अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करते हैं। तो रिएक्शन क्या है? CH3COO whole twice Ca plus NH4 whole twice C2O2 gives CaC2O4 plus 2 CH3COO NH4। अब हम बात करते हैं स्ट्रोंशियम आयंस के लिए रिएक्शंस के लिए। तो ये रिएक्शन दिखाती है एक प्रेसिपिटेट का बनना जब सॉल्यूशन में स्ट्रोंशियम आयंस Sr2 प्लस कार्बोनेट आयंस CO3 के साथ कंबाइन करते हैं सॉलिड स्ट्रोंशियम कार्बोनेट SrCO3 बनाने के लिए, जो पानी में इनसॉल्युबल है। तो रिएक्शन क्या है? Sr2 प्लस CO3 gives SrCO3। तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके स्ट्रोंशियम एसिटेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सिंपल शब्दों में SrCO3 से कार्बोनेट आयंस CO3 एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आयंस H+ के साथ रिएक्ट करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जबकि स्ट्रोंशियम आयन Sr2 एसिटेट आयंस CH3COO- के साथ कंबाइन होकर सॉल्युबल सॉल्ट स्ट्रोंशियम एसिटेट बनाता है। तो रिएक्शन देखो, SrCO3 plus 2 CH3COOH gives SrCH3COO whole twice plus H2O plus CO2। अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर 6th ग्रुप रेडिकल्स की बात करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि हम कैसे मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस को कंफर्म करेंगे। तो जब मैग्नीशियम आयंस को थोड़े से NH4Cl एक्सेस NH4OH और सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है, तो वो एक व्हाइट क्रिस्टलीन प्रेसिपिटेट बनाता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है। और जब मैग्नीशियम आयंस को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया जाता है और मैग्नीशियम रिएजेंट की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, तो एक ब्लू कलर का ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है। ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस जो Mg2+ के कंफर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो मैग्नीशियम आयन की कंफर्मेशन के लिए मेजर रिएक्शन देखते हैं। तो मैग्नीशियम आयन हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस और अमोनियम आयंस के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं, जो कि व्हाइट क्रिस्टलीन प्रेसिपिटेट होता है। और इस व्हाइट क्रिस्टलीन प्रेसिपिटेट के बनने से मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है। तो रिएक्शन देखो, Mg2+ plus HPO4 2- plus NH4+ gives MgNH4PO4 plus H+, ठीक है?
तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लिसेन टेस्ट का यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन जैसे कुछ एलिमेंट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करके किया जाता है, जिससे एक सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है, जिसे लिसेन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, जो सब्सिक्वेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो फ्यूजन प्रोसेस कोवैलेंट बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, जिससे एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं कैसे डिटेक्ट करेंगे नाइट्रोजन की प्रेजेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिसेन टेस्ट का यूज करके। तो जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ फ्यूज किया जाता है, तो कंपाउंड में कोवैलेंटली बॉन्डेड नाइट्रोजन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो सोडियम साइनाइड है, जो कि सोडियम साइनाइड है, एक्सट्रैक्ट में फ्रेश FeSO4 और NaOH ऐड किया जाता है और फिर इस सॉल्यूशन को बॉईल किया जाता है और कूल किया जाता है। तो सॉल्यूशन को फिर डाइल्यूट H2SO4 से एसिडिफाई किया जाता है और FeCl3 के कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं। तो एक प्रूशियन ब्लू या ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई देता है। ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के डिटेक्शन के दौरान होने वाली रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन दिखाती है कि कैसे फेरस सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है फेरस हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, जो सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो जाता है। और अगर हम देखते हैं, फेरस सल्फेट फेरस आयंस Fe2+ का एक सॉल्ट है, और जब ये NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फेरस आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ कंबाइन करते हैं इनसॉल्युबल फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH बनाने के लिए, जो बॉटम में प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल हो जाता है, जबकि सोडियम आयंस और सल्फेट आयंस सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट के रूप में रहते हैं। तो ये FeOH नेक्स्ट रिएक्शन के लिए जरूरी है। तो रिएक्शन देखो, FeSO4 plus 2NaOH gives FeOH plus Na2SO4। अब FeOH NaCN के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन सोडियम फेरोसाइनाइड Na4 FeCN6 का फॉर्मेशन दिखाती है फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH से सोडियम साइनाइड NaCN की प्रेजेंस में। तो सोडियम साइनाइड एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 4- बनाता है, जिससे फिर सोडियम आयंस घेर लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट सोडियम फेरिसाइनाइड बनाने के लिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, FeOH plus 6NaCN gives Na4 FeCN6 plus 2NaOH। अब अगले स्टेप में सोडियम फेरोसाइनाइड फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्शन फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन दिखाती है, जिसे प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं। तो जब सोडियम फेरोसाइनाइड फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम फेरोसाइनाइड Na4 FeCN6 में फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 होता है, जबकि फेरिक क्लोराइड FeCl3 Fe3+ आयंस प्रोवाइड करता है। तो जब ये आयंस कंबाइन करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe4
FeCN6 बनाते हैं, जो इनसॉल्युबल होता है और एक डीप ब्लू सॉलिड प्रूशियन ब्लू के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो ये रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और क्वालिटेटिव एनालिसिस में Fe3+ आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि प्रूशियन ब्लू का फॉर्मेशन फेरिक सॉल्ट के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। तो अगर Sb(N) के साथ नाइट्रोजन के टेस्ट में प्रेजेंट होता है तो ब्लू या ग्रीन के बजाय ब्लड रेड कलर मिलता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं तो सोडियम फ्यूजन से NaCN नहीं बनता, बल्कि सोडियम थायोसाइनाइड NaSCN बनता है। और जब इसको फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो फेरिक सल्फोसाइनाइड के फॉर्मेशन की वजह से ब्लड रेड कलर बनता है, जो कि एक ब्लड रेड कलर का वाटर सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन फेरिक सल्फोसाइनाइड एक रेड कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाती है जब सोडियम थायोसाइनाइड NaSCN फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है। तो इस रिएक्शन में FeCl3 से आयरन 3 आयंस NaSCN से थायोसाइनेट आयंस के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स आयन FeSCN3 3- बनाते हैं, जो कंपाउंड को उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर रेड कलर देता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का एक बाय प्रोडक्ट है जो सोडियम और आयरन आयंस के एक्सचेंज से बनता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे सल्फर की प्रेजेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लिसेन टेस्ट का यूज करके, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। तो जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज किया जाता है तो कंपाउंड में प्रेजेंट सल्फर सोडियम सल्फाइड Na2S में कन्वर्ट हो जाता है। इस Na2S को लिसेन टेस्ट में 2 मेथड से टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है। इस टेस्ट में सोडियम सल्फाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड बनाता है, जो एक वायलेट कलर देता है, और इस वायलेट कलर का दिखाना सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास लेड एसीटेट टेस्ट है। तो इस टेस्ट में सोडियम सल्फाइड Na2S लेड एसीटेट CH3COO2 Pb के साथ रिएक्ट करता है लेड सल्फाइड PbS का एक ब्लैक प्रेसिपिटेट और सोडियम एसीटेट CH3COONA बनाता है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां सोडियम सल्फाइड से सल्फाइड आयन H2- लेड एसीटेट से लेड आयंस Pb2+ के साथ कंबाइन करता है एक इनसॉल्युबल सॉल्ट PbS बनाने के लिए, जो सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो PbS का ब्लैक PPT सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। अब हम देखते हैं कि हम हैलोजन एलिमेंट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिसेन एक्सट्रैक्ट का यूज करके। तो जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज किया जाता है तो उसमें प्रेजेंट हैलोजेंस सोडियम हैलाइड्स बनाते हैं। तो हैलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए 2 कॉमन टेस्ट यूज किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं AgNO3 टेस्ट और बिल्स्टीन टेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं AgNO3 टेस्ट में, तो यहाँ पे लिसेन के एक्सट्रैक्ट को पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। इस मिक्सचर को 1 या 2 मिनट के लिए बॉईल किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने के बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। तो प्रेसिपिटेट का कलर और सॉल्युबिलिटी बताता है कि कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है। तो अगर एक व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बनता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में सॉल्युबल है, तो एक क्लोराइड आयन Cl- की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है।
ये इसीलिए है क्योंकि क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड AgCl प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, लेकिन AgCl एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल होता है एक कॉम्प्लेक्स आयन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस के फॉर्मेशन की वजह से, जो स्टेबल और वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, ये रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाती है जहां सोडियम क्लोराइड NaCl सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है सिल्वर क्लोराइड AgCl बनाने के लिए, जो इनसॉल्युबल है और एक वाइट सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट आउट होता है, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जो सोल्यूशन में रहता है। तो इस केस में AgCl एक कॉमन वाइट प्रेसिपिटेट है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्लोराइड आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये रिएक्शन जो है ये दिखाती है कि कैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl जो पानी में इनसॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में डिसॉल्व हो जाता है एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और पानी बनाने के लिए। तो अब हल्का पीला प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जो पार्शियली सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ब्रोमाइड आयंस की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो इस रिएक्शन में सोडियम ब्रोमाइड NaBr सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का एक हल्का पीला प्रेसिपिटेट और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सॉल्यूशन में बनाता है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां केटायंस Na+ और Ag+ और एनायंस Br- और NO3- अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व रहता है। तो ये रिएक्शन आमतौर पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में ब्रोमाइड आयंस की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक हल्का पीला प्रेसिपिटेट सैंपल में ब्रोमाइड आयन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब देखो ये नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये रिएक्शन दिखाती है कि कैसे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है अमोनिया NH4OH में डिसॉल्व होता है एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और वाटर बनाने के लिए। और अगर एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये आयोडाइड आयंस I- की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आयोडाइड आयंस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं सिल्वर आयोडाइड AgI बनाने के लिए, जो एक येलो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। क्योंकि AgI NH4OH में सॉल्युबल नहीं है, ये टेस्ट I- आयंस को डिटेक्ट करने के लिए एक रिलायबल क्वालिटेटिव मेथड है। तो ये रिएक्शन सिल्वर आयोडाइड AgI का येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन दिखाती है, जब सोडियम आयोडाइड NaI सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं वाइल्स्टीन टेस्ट के बारे में, तो ये एक केमिकल टेस्ट है जिसका यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजेंस खासकर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस टेस्ट में एक कॉपर वायर को विंसन बर्नर फ्लेम में तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, और फिर कंपाउंड की थोड़ी क्वांटिटी को गर्म वायर के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो जब एक कॉपर वायर को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिप किया जाता है और उसे हीट किया जाता है, तो एक ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होती है। यह हैलोजेंस की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। लेकिन अगर हम बात करें कई नॉन हैलोजन कंपाउंड्स या हैलोजन फ्री कंपाउंड जैसे कि पेरिडिन, प्योरीन, यूरिया और थायोयूरिया भी एक ग्रीन फ्लेम बना सकती हैं, जिसकी वजह से ये टेस्ट हैलोजन को कंफर्म करने के लिए अनरिलायबल हो जाता है। लेकिन ग्रीन
या ब्लू कलर का प्रोडक्शन ना होना हैलोजन की एब्सेंस को कंफर्म करता है। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन पढ़ेंगे। तो एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कई मेथड्स अवेलेबल हैं। ये मेथड्स टिपिकली केमिकल टेस्ट या इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स इन्वॉल्व करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन या स्पेक्ट्रल डाटा के बेसिस पर स्पेसिफिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो चलो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के टेस्ट देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट CO2 का तेज एफिरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। यह एक टेस्ट है जो इन एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो वह एस्टरिफिकेशन से गुजरते हैं, एस्टर्स बनाते हैं जिनमें फ्रूटी स्मेल होती है। ये फ्रूटी स्मेल COOH ग्रुप को कंफर्म करती है। अब हम देखते हैं अल्कोहलिक ग्रुप का एक टेस्ट। तो एक अल्कोहलिक OH ग्रुप की प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाता है जो अल्कोहल की प्रेजेंस में रेड हो जाता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए लुकास रिएजेंट जो एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर है उसका यूज किया जाता है। तो जब एक टर्शियरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ये तुरंत एक टर्बिडिटी देता है, मतलब एक टर्बिड सॉल्यूशन बनाता है एक एल्काइल क्लोराइड की फर्मेंटेशन की वजह से, एक एल्काइल क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल इस रिएक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में एक स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ती है। बल्कि जब एक सेकेंडरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये लगभग 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, और जबकि एक प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करते। तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन को एफिशिएंटली प्रोसीड करने के लिए हीटिंग की जरूरत होती है, जबकि टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स बने हुए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के कारण रिएक्शन को ज्यादा आसानी से अंडरगो करते हैं और रूम टेम्परेचर पर जल्दी से टर्बिडिटी दिखाते हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स नहीं दिखाते। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास फिनोलिक ग्रुप के लिए टेस्ट देखें तो सबसे पहले हमारे पास फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। इस टेस्ट में फिनोलिक ग्रुप फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, आमतौर पर ग्रीन, ब्लू या वॉयलेट, जो फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। आगे हमारे पास लाइबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट है। तो इस अगर हम बात करें यहाँ पे लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन में तो फिनॉल इंडोफिनॉल के फॉर्मेशन की वजह से एक रेड कलर प्रोड्यूस करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर इंडोफिनॉल आयन के फॉर्मेशन की वजह से ब्लू कलर में बदल जाता है। तो नाइट्रोफिनॉल फेरिक क्लोराइड टेस्ट और लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट नहीं देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं जिनमें CHO ग्रुप होता है, उन्हें स्पेसिफिक रिएजेंट का यूज करके टेस्ट किया जाता है। वो टोलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाते हैं और स्किफ रिएजेंट के साथ वॉयलेट कलर देते हैं। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों इन दो टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड Cu2O का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देते हैं और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ वो रेड येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। लेकिन ये दो टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ही देते हैं। इसी तरह ये टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को एरोमेटिक वन से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन का टेस्ट है। तो ये देखो कीटोन का रिप्रेजेंटेशन C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ R ग्रुप्स होते हैं। तो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एक रिवर्सिबल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करते हैं, जिससे एक बाइसल्फाइड अडक्ट बनता है
जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट होता है। तो ये रिएक्शन कॉमनली क्वालिटेटिव एनालिसिस में कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कीटोन्स सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करने पर एक रेड या पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक टेस्ट है जो कीटोन्स को एल्डिहाइड जैसे दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, अब हम प्राइमरी अमीन्स के डिटेक्शन के लिए टेस्ट देखते हैं। तो जब एसीटोन और कुछ ड्रॉप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स में ऐड किया जाता है तो एक वायलेट रेड कलर अपीयर होता है। और ये रिएक्शन इसीलिए होता है क्योंकि एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंज होता है। तो एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स तेजी से नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस रिलीज करने के लिए, जिससे एफरवेसेंस होता है। जबकि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जब उन्हें HNO2 और बीटा नैप्थोल के अल्कलीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कपलिंग रिएक्शन के थ्रू एक रेड डाई बनाते हैं जिससे एजो डाई कहते हैं, जो डाइंग इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास है सेकेंडरी अमीन्स के लिए टेस्ट। सेकेंडरी अमीन्स का स्ट्रक्चर क्या है? नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और 2 R ग्रुप बाइंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देते हैं। जब उन्हें नाइट्रस एसिड 1 या 2 ड्रॉप्स फिनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जब सेकेंडरी अमीन सिर्फ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक एन नाइट्रोसो अमीन बनाते हैं जो एक येलो ऑयली डार्क कलर्ड लिक्विड के रूप में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस 9 to 14। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तो एक स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन में जिसमें सिर्फ Fe3+ Zn2+ और Cu2+ कैटायंस हैं, कौन सा रिएजेंट जब एक्सेस में ऐड किया जाए तो Fe3+ को एक सिंगल स्टेप में आइडेंटिफाई और सेपरेट करने में हेल्प करेगा? ऑप्शंस है 2MHCl, 6 मोलर NH3, 6 मोलर NaOH या फिर DH2S गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मोलर NH3। यहाँ पे रिएक्शन देखो कि जब 6 मोलर NH3 एक्सेस में ऐड किया जाता है तो Fe3+ एक प्रेसिपिटेट या एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे विजुअली आइडेंटिफाई किया जाता है। बाकी के आयंस Zn2+ और Cu2+ सॉल्यूशंस में रहते हैं जिसे Fe3+ को एक स्टेप में सेपरेट किया जाता है। तो ये रिएजेंट 6MNH3 Fe3+ को Zn2+ और Cu2+ से एक स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई और सेपरेट कर सकता है क्योंकि इनमें Fe3+ के साथ एक अलग कॉम्प्लेक्स या प्रेसिपिटेट बनाने की एबिलिटी है, जबकि दूसरे आयंस सॉल्यूशन में ही रहते हैं, ठीक है। इसीलिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करें दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा आयरन 2 और आयरन 3 आयंस की रिएक्शन के बारे में स्पेसिफिक रिएजेंट्स के साथ सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि Fe2+ अमोनियम थायोसाइनेट के साथ ब्राउन कलर देता है। नेक्स्ट है Fe2+ पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ ब्लू प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट ये है कि Fe3+ ब्राउन कलर देता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ। और नेक्स्ट ये है कि Fe3+ रेड कलर देता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जब Fe2+ आयंस पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो टर्न बुल्स ब्लू के FeCN6 एक ब्लू प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि Fe2+ FeCN6 3- के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे देखो कि ये अभिक्रिया टर्न बुल्स ब्लू का निर्माण दिखाती है जब फेरस आयंस पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो फेरस आयंस Fe2+ फेरीसाइनाइड FeCN6 3- के साथ रिएक्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स टर्न बुल्स ब्लू के FeCN6 बनाने के लिए पोटेशियम आयंस रिलीज करते हुए। तो ये अभिक्रिया Fe2+ के लिए एक
क्लासिकल टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक मेटल नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ रिएक्ट करता है एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, और जब एक्सेस KI ऐड किया जाता है तो ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है एक ऑरेंज कलर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए। तो क्वेश्चन पूछता है ओरिजिनल मेटल नाइट्रेट में प्रेजेंट कैटायन की आइडेंटिटी। ऑप्शन देखो Hg2+, Bi3+, Pb2+ और Cu+। बताना है सही ऑप्शन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Bi3+। तो बिस्मथ नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके ब्लैक BiI3 प्रेसिपिटेट बनाता है। एक्सेस KI ऐड करने पर यह डिसॉल्व हो जाता है और एक सॉल्युबल ऑरेंज कॉम्प्लेक्स के BiI4 बनाता है। ये दिखाता है कि Bi3+ I- के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो ये रिएक्शन दिखाती है एक ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन BiI3 जब बिस्मथ नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ एक्वा सॉल्यूशन में। तो ये इक्वेशन इंडिकेट करती है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां Bi3+ कंबाइन करता है I- के साथ एक इनसॉल्युबल कंपाउंड Bi3 बनाने के लिए, जबकि K+ और NO3- सॉल्यूशन में रहते हैं स्पेक्टेटर आयंस की तरह। तो ये देखो नेक्स्ट रिएक्शन ये दिखाती है कि BiI3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट एक्सेस KI में डिसॉल्व हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के लिए, जिसके रिजल्ट में एक ऑरेंज कलर सोल्यूशन बनता है। ये बिहेवियर बिस्मथ 3 के लिए यूनिक है और कंफर्म करता है कि मेटल नाइट्रेट में कैटायन Bi3+ है। तो बिस्मथ ट्राई आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ सोल्यूशन में रिएक्ट करता है पोटेशियम टेट्रा आयोडो बिस्मुथेट 3 आयंस बनाने के लिए, जिसका जो कलर है वो ऑरेंज होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन इंडिकेट करता है जहां KI आयोडाइड आयंस प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स आयन के BiI4 बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्यों सोडियम कार्बोनेट को अमोनियम कार्बोनेट की जगह यूज नहीं किया जा सकता कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम आयंस की पहचान के लिए ग्रुप 5 में मिक्सचर एनालिसिस के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो क्या है कि Mg2+ आयंस प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2- आयंस बहुत कम है। नेक्स्ट ये है कि सोडियम आयंस जो है वो रिएक्ट करेंगे एसिड रेडिकल्स के साथ। और डी ये है कि Na+ आयंस इंटरफेयर करेंगे डिटेक्शन ऑफ Ca2+, Ba2+ और Sr2+ आयंस। तो यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि Mg2+ आयंस प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो फिफ्थ ग्रुप में NH4 होल ट्वाइस CO3 को NH4Cl के साथ यूज किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड CO3 2- आयंस की कंसंट्रेशन को कम करता है, जिससे Mg2+ प्रेसिपिटेट होने से रुक जाता है। इसीलिए सिर्फ फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल्स प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर Na2CO3 यूज किया जाए तो CO3 2- बढ़ जाएगा, जिससे Mg2+ भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे दिए गए आयन रिएजेंट कॉम्बिनेशन को उसके करस्पॉन्डिंग कलर्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको सही मैच करने को कह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आयंस दिए हैं Fe3+ प्लस FeCN6 4-, नेक्स्ट Fe3+ प्लस HCN-, नेक्स्ट Ni2+ प्लस DMG और D है Mn2+ प्लस PbO2 प्लस H+। और कलर आपको दिए हैं चेरी रेड, पिंक, ब्लड रेड और ब्लू। तो आपको इसको सही आंसर बताना है क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, A4 के साथ, B3 के साथ, C1 के साथ और D2 के साथ। तो जब Fe3+ पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4 FeCN6 के फॉर्मेशन की वजह से होता है, जो कि ऑब्जर्व्ड ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें जब Fe3+ रिएक्ट करता है थायोसाइनेट आयंस के SCN के साथ तो एक ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स FeSCN2+ बनाता है। तो ये रिएक्शन Fe3+ आयंस को सोल्यूशन में डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो कलर चेंज आयंस
कलर चेंज आयरन 3 आयंस की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि जब Na2+ DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक चेरी रेड कॉम्प्लेक्स NiDMG होल ट्वाइस बनाता है। तो ये रिएक्शन स्पेसिफिक है और निकल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कलर चेंज सोल्यूशन में Na2+ की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो हमारे पास कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्सीडेशन के अंडर MnO2 पर मैग्नेट MnO4- में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन में पिंक दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि जब एक मेटल M को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट किया जाता है तो एक व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट X बनता है, जो एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। तो जब कंपाउंड X को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो ये एक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कॉमनली क्रोमेटोग्राफी में एक एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज होता है। तो आपको इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेटल M बताना है, ZnCa Al और Fe। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2018 में पूछा गया है। सही आंसर है Al। तो जब Al रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनाता है एक सफेद जेलेटिनस प्रेसिपिटेट AlOH होल थ्राइस का। ये प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एल्यूमिनियम आयंस की रिएक्शन है लिमिटेड अमाउंट के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाता है। और जब एक्सेस NaOH ऐड किया जाता है तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है और एक सॉल्युबल सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, तो अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो वो डीकंपोज होकर एल्यूमिना Al2O3 बनाता है, जो क्रोमेटोग्राफी में यूज होने वाला एक एडजॉर्बेंट है। तो ये रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ थर्मल डीकंपोजिशन को एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर में दिखाती है। जब गर्म किया जाता है तो AlOH होल थ्राइस टूट जाता है और Al2O3 और 3H2O में। ठीक है, तो ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है जहां हीट कंपाउंड के ब्रेकडाउन का कारण बनती है। तो जो मेटल M है वो क्या है, एल्यूमिनियम, उसको आइडेंटिफाई करा गया है। ठीक है, अब अगर देखो तो कैल्शियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम से कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए कैल्शियम सोडियम को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रॉन्स लूज करने और ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा टेंडेंसी होती है कैल्शियम के कंपैरिजन में। और अगर हम देखें तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है, जो कि एक सॉल्युबल कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन जिंकेट आयंस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और आयरन Fe3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके टेट्राहाइड्रोफेरेट 2 सोडियम बनाता है, जो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।